बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। आधा लोग तो इसमें जनसुराज का ही है। हम उधर से आते हुए देखे कि तो ज्यादातर लोग इसमें हमको जनसुराज के ही साथी दिख रहे हैं, तो ये लोग फिर हमसे क्या सवाल करेगा। तो मैंने आफाक साहब से पूछा कि भाई इसमें कितने लोग जनसुराज वाले हैं और कितने बाहर वाले थे। नहीं, बहुत लोग बाहर वाला भी है। हम 26 महीना के बाद आपके शहर, आपके जिले में लौटे हैं, लेकिन जो लोग बाहर वाले हैं जिन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने भी वही सवाल पूछा जो 26 महीने से जिसका जवाब हम गांव गांव में दे रहे हैं। कोई ऐसा सवाल, 3 लोगों ने अलग सवाल पूछा है, बाकी कोई ऐसा सवाल नहीं है जिस पर कि पहले दिन भी लोगों ने पूछा, आज भी वही पूछ रहे हैं। तो जो 2 नए सवाल पूछे गए उसका जवाब भी आपको इसी में मिलेगा। किसी ने पूछा दोषी कौन है, और पीछे से किसी साथी ने बताया कि सरकार तानाशाह क्यों है। सरकार तानाशाह इसलिए, दोषी हम और आप हैं, और चंपारण से बढ़िया कौन जानता है कितना कष्ट में आप लोग जी रहे हैं। आप लोग खुदे गा रहे थे अभी, लेकिन आपके विधायक और सांसद पिछला 30 वर्ष से बदलते नहीं हैं, अब फिर भी आप रोज परेशान भी हैं। इतना बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, कैसे चुनाव होना चाहिए। हम जब चलना शुरू किए तो सबसे पहले रामनगर के एरिया में जब भितिहरवा से हम लोग पहुंचे तो जिससे पूछिए वो यही कह रहा है कि भैया इतना कष्ट है। स्वाभाविक तौर पर लोग तो 5 को 7 को बात बताता है, भैया नली गली नहीं है, राशन कार्ड नहीं, राशन कार्ड में घूस लग रहा है, इंदिरा आवास नहीं मिला, बाल बच्चा के लिए पढ़ाई नहीं है, या घर में जो जवान है वो पलायन कर लिया। और सब करने के बाद पूछो भैया कौन विधायक है, तो भगीरथ देवी जी हैं, भगीरथी देवी जी हैं। कई बार से हैं? 4 बार से। सांसद महोदय कई बार से हैं? उससे पहले कौन थे? उन्हीं के बाबूजी थे। तो अरे भाई, आपने जवाब खुद ही दिया कि आप कष्ट में क्यों जी रहे हैं। आपको मालूम है कि क्या कष्ट है, लेकिन वोट आप जाकर उसी को दीजिएगा। भाई साहब, शिक्षक साहब महोदय ने पूछा कि सरकार तानाशाह क्यों है, नीतीश कुमार डरते क्यों नहीं है। तो स्वाभाविक है, इसलिए नहीं डरते हैं कि मालूम है कि वोट दीजिए न दीजिए, काम करें न करें, मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे। थोड़ा बहुत आप लोग गुस्सा में हम लोग आ जाएंगे, 10-20 को सीट घटाओ भी देंगे, तब भी पलट उलट के कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे। तो तानाशाह इसलिए हैं कि नीतीश कुमार के मन से ये डर खत्म हो गया है कि मेरे काम के आधार पर मुझे जनता मेरा आकलन करेगी। तानाशाह कोई इसलिए हो जाता है कि लालू जी के लड़के को 15 साल यहां पर जंगल राज चलाने के बाद भी ये यकीन है कि हमारे जाति के लोग हम ही को वोट देंगे, और मुस्लिम समाज बेचारा भाजपा से डरकर हम ही को वोट देगा। उसको क्या जरूरत है आपका काम करने का। तो बिहार की दुर्दशा इसी वजह से है। दूसरी दुर्दशा इसलिए है कि आप अपने आप को प्रबुद्ध बता रहे हैं, और 2 बरस से जितनी बातें आपके मन में आई हैं उसका जवाब पब्लिक डोमेन में है, लेकिन आपने ना उसको जाना, न समझने का प्रयास किया, ना उसके उत्तर से संतुष्ट या असंतुष्ट हुए। मुझे अच्छा लगता अगर आप ये कहते कि प्रशांत जी, जाति पर ही राजनीति होती है, और आपने जो जाति को लेकर जवाब दिया है उसमें ये कमी है। आपने ये नहीं पूछा, आपने यही पूछा कि जाति से कैसे निपटिएगा। 2 लाख बार आदमी ये पूछ चुका है, और 2 लाख बार हम उसका उत्तर दिए हैं, आपका भी आज भी देंगे। लेकिन अगर 15 दिन के बाद फिर आएंगे इसी सभा में, फिर आदमी यही सवाल पूछेगा, अच्छा प्रशांत जी जाति से कैसे निपटिएगा। तो इसी, जब चेतना जो है मरी तो नहीं है, दब गई है। इसीलिए तो प्लेटो ने कहा है, ये भी बात हम कम से कम 100 बार कह चुके हैं, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। अगर आप राजनीति में भागीदार नहीं बनिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। और राजनीति में भागीदार का मतलब चुनाव राजनीति लड़ना नहीं है। राजनीति में भागीदार होने का मतलब यह है
कि जो विषय हैं, सामाजिक राजनीतिक विषय हैं, कम से कम उस पर आपकी चेतना जगी होनी चाहिए। आपकी चेतना जगी होनी चाहिए कि क्या चर्चा चल रही है, कौन अच्छा कह रहा है, कौन खराब कर रहा है। जरूरी नहीं कि हर बात मान लीजिए, लेकिन आपको जानकारी तो होनी चाहिए। आप यहां आए हैं तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ तो प्रशांत किशोर या जन सुराज से थोड़ा बहुत प्रभावित होंगे, तभी आए हैं। उसके बावजूद आपको नहीं मालूम है कि जाति पर हमने क्या कहा, पलायन रोकने के लिए हमने क्या कहा। आप बताइए क्यों इतनी बड़ी समस्या है? समस्या इसलिए बड़ी है कि जो लोग जन सुराज को पसंद करते हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, दिन भर वीडियो देख रहे हैं, वो भी आकर वही सवाल पूछ रहे हैं जो उसका जवाब हम 2 बरस से दे रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, किसी गांव में अगर अनपढ़ कोई महिला है, गरीब मजदूर है, उसको कैसे पता चलेगा? जब आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको कैसे समझ में आएगा? इसीलिए व्यवस्था बदलना इतना मुश्किल है। बोलते बोलते हमारे हलक में गांठ पड़ गया। 2 बरस 2.5 बरस में हमारी उम्र 10 बरस बढ़ गई, लेकिन बिहार के आदमी को समझना नहीं है, समझना ही नहीं है। आज भी यही कह रहा है कि हमारे पास तो विकल्प नहीं था। हमारा कहां गलती है? अरे हम यहां सांसद को अपनी गलती से नहीं जिताए, तो हमारे पास विकल्प नहीं था। और हम 2 बरस से कह रहे हैं भैया नोटा था कि नहीं था, नोटा था कि नहीं था। मतलब चंपारण के वोटरों के लिए ईवीएम में नोटा था कि नहीं था। कानून तो यही कहता है कि नोटा को ज्यादा वोट मिलता फिर से वो चुनाव होता, तो कहता है फिर नोटा को देने से क्या फायदा है? अरे दोनों बात आप ही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं विकल्प नहीं था, दोनों खराब हम जानते थे भैया, फिर भी दिए हैं उसी को। काहे विकल्प नहीं था? नोटा को काहे नहीं दिए? नोटा को क्यों नहीं दिए? आप कह रहे हैं कि अब आप आए हैं, अब आप एगो विकल्प दीजिए, आप आगे बढ़िए, हम लोग का जीवन सुधारिए। शंभू जी ने ठीक कहा, आपको आदत पड़ गया है मांगने का। प्रशांत किशोर यहां जाएंगे, हाथ फेल हो जाएगा, मर जाएंगे, तो आप जीवन भर ऐसे ही रहिएगा? आपके और आपके बच्चों की जिम्मेवारी आपकी है कि खाली प्रशांत किशोर की है? एक सवाल भाई साहब ने पूछा कि किसानों, यहां किसान का आंदोलन क्यों नहीं हुआ? इसलिए इस सवाल को पहले ले रहे हैं कि इसका ये भी सवाल पूछा गया है, लेकिन इतना फ्रिक्वेंटली नहीं पूछा जाता है। इस बात को समझने की जरूरत है कि बिहार में किसान आंदोलन क्यों नहीं होता है, बिहार में कोई किसान नेता क्यों नहीं पैदा हुआ। हर जाति का नेता है, जातियों में उपजातियों के नेता हैं, यहां पर व्यवसायी नेता है, यहां पर शिक्षक नेता है, डॉक्टर नेता है, वकील नेता है, किसान नेता नहीं है। क्यों? किसानों को कहा कि कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में किसान को लेकर या किसान के विषय को लेकर कोई नेतागिरी इसलिए नहीं होती है, कोई किसान नेता इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बिहार में विशुद्ध तौर पर किसानों की संख्या बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। अब आप कहिएगा ऐसे कैसे है? हर गांव में, हर घर में खेती हो रहा है, तो उसको समझिए। बिहार में खेती कौन कर रहा है? जिसके पास, किसान वो है जिसके पास जमीन है, वो खेती करता है। तो बिहार में जिसके पास जमीन है वो खेती नहीं करता, वो खेत रेंट पर देता है। ज्यादातर जो जिनके पास जमीन है वो खेत को रेंट पर देता है। तो उसको इससे मतलब नहीं है कि धान का दाम इस बार 1600 हुआ कि 1900 हुआ। उसको मतलब है कि बटाई का हमको आधा रुपया मिलना चाहिए। और जो आदमी एक्चुअली खेती कर रहा है वो किसान नहीं है, वो विशुद्ध तौर पर मजदूर है, जिसने जमीन रेंट पर लिया है और अपने शारीरिक श्रम के एवज में अपने बच्चों के खाने भर उससे उपजा रहा है। वो किसान नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं बिहार में जो खेती है वो कमाने वाली खेती नहीं है, वो खाने वाली खेती है। जो लोग खेती करता है, जमीन लिया रेंट पर, अगर उसका मजदूरी माइनस कर दीजिए तो बेचारे को 1 रुपया भी नहीं मिलना है। चूंकि मजदूरी नहीं है तो जो महीने भर में मजदूरी करता वो कमाता उतना ही पैसा, उसको उतने पैसे का फसल उसको 6 महीना 8 महीना में मिलता है। और आप सुने होंगे गांव देहात में लोग कहता है कि भैया रोपनी में आए हैं, इसके बाद कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे।
तो बात सुने होंगे आप, भोजपुरी में भी आदमी कहता है, आप लोग भोजपुरी बोलने वाले हैं, कि भैया आइल बानी रोपनी करे, कमाए खाती लुधियाना जाए या कमाए खाती बॉम्बे जाए। क्यों कहता है? क्योंकि रोपनी करने आया है कि इतना उपज हो जाए कि बाल बच्चा भूखे ना मरे। 6,000 8,000 कमाने के लिए बाहर जाता है। इसलिए बहुत कम आप गांव में जाकर देख लीजिए, हम भी 5,000 गांव में जाकर इस बात को हमारे मन में आया, पढ़ा, हमने समझा, उसके बाद जाकर गांव में भी देखा। अगर 100 आदमी खेती कर रहा है तो उसमें इक्का दुक्का ही ऐसा आदमी है जिसका जमीन भी है और वो खेती भी कर रहा है। तो चूंकि किसान यहां है ही नहीं, इसलिए किसान का आंदोलन नहीं होता है। वैसे भी बिहार के लोगों में आंदोलन करने का ज्यादा कुछ है नहीं। भाई आप लोग बेतिया में बैठे हुए हैं, आपका 1 लाख एकड़ जमीन सरकार ने अध्यादेश जारी करके एक्वायर कर लिया, आधा आदमी का तो घर टूट जाएगा, लेकिन आदमी चिंता में नहीं है, सोचता है कैसे तोड़ देगा, हम ही अकेले थोड़े ना है, टूटेगा तो सबका टूटेगा, टूटेगा तो सबका टूटेगा। अब जिसका टूटेगा कोई तो खड़ा होकर आंदोलन करेगा, तो हम भी पीछे रहेंगे। बिहार में भैया प्रयास किसी को नहीं करना है, बकैती सबको करना है। क्या इंटेलेक्चुअल, क्या बेवकूफ, यहां बकैती बहुत है। गांव में चले, कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं जहां बकैती करने वाले लोग ना मिले। बकैती मतलब बुरा बात मत मानिएगा, मतलब ऐसे ऐसे ज्ञानी हैं कि हमको कम से कम 25-30 आदमी तो जरूर मिला होगा जो पूछा होगा कि भैया इजराइल फिलिस्तीन वाला जो लड़ाई चल रहा है ये कैसे सुधरेगा। मैं आपको हंसी आ रहा है, मजाक नहीं कर रहे हैं। अरे सीरियसली लोग पूछते हैं कि भैया आप तो पूरा देश विदेश घूमे हैं, ये फिलिस्तीन इजराइल वाला जो लड़ाई चल रहा है ये गांव में कहा है? ये प्रबुद्ध के मीटिंग में कोई नहीं पूछा। गांव में लोग पूछते हैं कि भैया गाजा का क्या होगा। उसको देखते हैं तो चकित रह जाते हैं, भाई शरीर पर कपड़ा नहीं है, पूछ रहा है कि गाजा और इजराइल का क्या होगा, यूक्रेन वाला भैया लड़ाई कब खत्म होगा। अरे भाई अपना लड़का स्कूल में गया है कि नहीं गया वो चिंता नहीं है। अगर आप उसको टोक भी दीजिए, बाबा आपका लड़का क्या करता है, अरे पढ़ लिख के बचवा बेरोजगार बैठा है, तो उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, आप यूक्रेन के चक्कर में पड़े हैं। तो कहता है तो ठीक है, जो होना होगा हो जाएगा। आप आए हैं तो सोचे कि पहले समझ लेते हैं, आप तो बहुत ज्ञानी आदमी हैं। तो जैसे गुजरात में आदमी चाहे भिखार है, गुजरात में चाहे आदमी भिखार है, बिजनेस का लंबा लंबा बतियाता है, वो मिट्टी में ही होता है ये चीज। वैसे बिहार यूपी के गंगा के तट पर रहने वाले लोगों का चूंकि सिविलाइजेशन यही विकसित हुआ है, तो हम लोग के जेनेटिक्स में है। लड़का पैदा हुआ कि उसको राजनीति का समझ हुआ। जहां यहां खड़ा हो जाइए, मोदी तो आए, मोदी के बाद कौन होगा, मोदी के बाद कौन होगा, योगी होंगे कि अमित शाह होंगे। घंटों घंटा चर्चा पे चर्चा, बाप रे बाप। राहुल गांधी का क्या होगा। अरे भाई एक बार अपना भी चिंता कर लो। राहुल गांधी तो अपना चिंता कर लेंगे, हम लोग एक बार अपना भी चिंता कर ले, तभी सुधार होगा। बिहार में पूछने वालों की तो कमी नहीं है, राजनीति की समझ है, लेकिन डायरेक्शन दूसरा चला गया है। ऐसे आप देखिए, खाली बिहार का बात नहीं है, बंगाल में चलिए, बंगाल में आदमी खाए बगैर मर रहा है, लेकिन झगड़ा किए बगैर मानेगा नहीं। आप सुनते हैं ना, बंगाली लोग जाता है, मतलब कोई अगर बंगाली है बुरा नहीं मानिएगा, उनका स्वभाव है कि ट्रेन है 4 बजे तो 11 बजे जाके स्टेशन पर खड़ा हो जाते हैं। समाज की उनकी जो पृष्ठभूमि है, जो दशकों से आप जो देखते समझते आए हैं, उसके आधार पर एक परिपाटी बन गई। अभी तो 5 महीना पहले दिए हैं। भाई साहब ने पूछा है, भाई बिहार में तो सब चीज जाति पर वोट देता है, आप लोग जरा बताइए, आप में से कितने लोग मोदी जी के जाति के हैं? भाई कितने लोग मोदी जी के जाति के हैं? अच्छा चलिए मान लीजिए क्या भाई मोदी जी के जाति नहीं, तो सांसद महोदय जो जीते हैं उसके जाति के कितने लोग हैं यहां? चुप। तुरंत आदमी कहेगा भैया वो तो मोदी जी के नाम पर
मोदी जी का करिश्मा है इसलिए दिए हैं। तो करिश्मा है तो जाति नहीं समझ में आता है ना। हिंदू मुसलमान हो जाता है तो जाति नहीं बुझाता है। मोदी का करिश्मा है तो जाति नहीं बुझाता है। पुलवामा हो जाता है तो जाति भुला जाते हैं। बोफोर्स का मुद्दा आया तो जाति भूल गए। इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई तो जाति भूल गए। आगे क्या होगा छोड़िए, जो पीछे 30 साल में होता रहा है, जब भी कोई घटना, कोई व्यक्ति, कोई प्रयास, कोई विचारधारा समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले तो समाज में ये ताकत है, वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है। ये आगे नहीं, पीछे की बात कर रहे हैं। 84 में बिहार में सभी जातियों के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। 89 में सभी जातियों के लोगों ने बीपी सिंह को वोट देकर जिताया। 2014 में सभी जातियों के लोगों ने मोदी जी को जिताया। 2019 में पुलवामा के नाम पर सब लोग मिलकर जाकर भाजपा को वोट दिए। तो आगे भी दे सकते हैं। कई आदमी तुरंत कहता है अरे ये तो लोकसभा का नाम एग्जाम्पल दिए, हम न जानते हैं। विधानसभा में ही नहीं होता, विधानसभा में तो जतिये पर वोट पड़ेगा। आप देखिए 2001 एक उदाहरण दे देते हैं, बहुत देरी हो जाएगा, खाना भी खाना है आपको। हम इस पर 1-2 घंटा, जैसे आप हमसे रोज पूछ सकते हैं वैसे हम भी इस पर 2-4 घंटा बोल सकते हैं, जातीय पर रिसर्च किए हुए। 2010 में नीतीश कुमार और भाजपा वाले लोग बिहार में चुनाव जीते। कितना सीट आया? 206। एनडीए को 206 सीट आया। सामने उनका लड़ाई किससे था? लालू जी, रामविलास जी और कांग्रेस, तीनों एक साथ थे। तब नीतीश जी के साथ भाजपा थी। भाजपा में मोदी नहीं थे उस समय, इतना बड़ा ताकत मोदी, अमित शाह संग ये सब नहीं था। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। लालू जी भी तब जवान थे, ज्यादा उनका ताकत भी था। रामविलास जी भी थे। तीनों लोग एक साथ और नीतीश भाजपा एक साथ। नीतीश भाजपा को कितना सीट आया? 206। लालू कांग्रेस रामविलास जी को कितना सीट आया? 30, 32, 34 एग्जैक्ट। फिर वही कॉम्बिनेशन चुनाव लड़ा पिछला 2020। इस बार फिर नीतीश जी और भाजपा साथ में। इस बार मोदी जी भी थे, अमित शाह भी थे, देश में भाजपा की सरकार भी है और सामने से लालू जी कांग्रेस और रामविलास जी उसमें नहीं थे। रामविलास जी तो रहे नहीं। लालू जी भी अब थक गए हैं, उनका लड़का ही नेतृत्व कर रहा था। कांग्रेस भी उस समय देश में राज कर रही थी, अब उससे कमजोरे हो गई है। इसके बावजूद नीतीश भाजपा के कॉम्बिनेशन को 115 सीट आया। क्या हुआ? नीतीश भाजपा के जाति और जाति समीकरण के लोग बिहार छोड़कर चले गए? नहीं। 2010 में 206 सीट इसलिए आया था कि जाति का समीकरण भी था और बिहार का करीब करीब हर व्यक्ति ये मानता था कि नीतीश ने पहले टर्म में अच्छा काम किया है, तो उसने जाति का समीकरण भी है और काम भी है, तो 206 सीट आया। और 2020 में खाली जाति के समीकरण पर लड़ने गए तो 115 आने में दम निकल गया। तो जाति समाज की सच्चाई है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जाति पर वोट नहीं है, लेकिन जाति एकमात्र सच्चाई नहीं है। और बिहार के होने के नाते एक बात आप समझ लीजिए कि जाति सिर्फ बिहार में नहीं है। गुजरात में आज से 40 वर्ष पहले खाम थ्योरी था, KHAM। जैसे यहां पहले कहते थे ना कि दलित मुसलमान और सवर्ण वोट देता है कांग्रेस को, वैसे ही क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम कांग्रेस को वोट देता था। बीजेपी ने आंदोलन चलाया, खाम थियरी को तोड़ने के लिए पटेलों को इकट्ठा किया। तो खाम और पटेल बिहार में थे, बिहार का नेता जाके वहां जाति फैलाया था। आप सुने होंगे आंध्र प्रदेश में NT रामाराव का नाम। उन्होंने रेड्डियों को चुनौती देने के लिए, वो खम्मा जाति के थे, तो कम्मा रेड्डी आज तक वहां मारामारी चल रहा है। कर्नाटक में लिंगायत बोकालिगा में मारामारी चल रहा है। कोई ऐसा राज्य नहीं जहां जाति नहीं है। अगर समाज में जाति सच्चाई है तो राजनीति में भी जाति होगी। समाज में भ्रष्टाचार है तो राजनीति में भी भ्रष्टाचार होगा। लेकिन अगर आप राजनीतिक नेतृत्व लेना चाहते हैं, राजनीति के जरिए समाज का अगुवाई करना चाहते हैं, तो आपके पास ये विकल्प नहीं है कि समाज में सब कुछ अच्छा हो जाए तब आप उठिएगा, जगिएगा समाज को सुधारने। क्योंकि ना जाति कभी खत्म होगी, ना कभी आप राजनीति कीजिएगा। आदमी कहता है भैया कैसे राजनीति करें, बड़ा जाति है।
कैसे राजनीति करे, पैसे नहीं है, बाहुबल बहुत है। तो भैया ना जाति खत्म होगा ना कभी आप राजनीति करने आइएगा। और अगर जाति खत्म हो ही जाए, बाहुबल भ्रष्टाचार खत्म हो ही जाए, तो फिर आपका जरूरत क्या है? जो ठीक करेगा उसी को राजनीति करना चाहिए। तो आपके पास ये विकल्प नहीं है। आप अपनी बुजदिली के लिए, अपने गलती के लिए, हम नहीं आए बिहार में काम करने, तो हम कहते ना, हम तो काम करना चाहते हैं, समाज को सुधारना चाहते हैं, क्या करें, जाति बहुत है। हम लोग बच्चा थे, जब पढ़ने का मन नहीं होता था, बिजली कट जाती थी, मन प्रफुल्लित हो जाता था। पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन करना, बिजली कट गया सोचते हैं पढ़ना तो चाहते हैं, लाइनें नहीं है, क्या करें, बिजली आते के साथ 10 बजे से पढ़ेंगे। उसी तरह बिहार के आदमी को, जिसको राजनीति में कुछ करना नहीं है समाज में, कहता हमारा मन तो बहुत है लेकिन बिहार में जगह नहीं है। भैया जगह बनानी पड़ेगी, जब मन बनाइएगा तो जगह अपने आप बनेगा। एक और सवाल भाई साहब ने कहा, आप ट्यूशन व्यूशन कराते हैं, या आप बता रहे हैं पलायन खत्म कर देंगे, कैसे कर दीजिएगा, जवाब नहीं दीजिए, जवाब दीजिए। तो 1 लाख बार इसका भी जवाब दे चुके। आपने एक बात तो कम से कम अच्छी कही, समझदारी वाली, कि सरकारी नौकरियों से या फैक्ट्री लगाकर रोजगार बिहार में नहीं दिया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है तो सरासर झूठ बोल रहा है। पूरे बिहार में 78 साल के इतिहास में कुल 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। सरकारी नौकरी कितना है? 23.25 लाख, मतलब 1.97% बिहार की आबादी है जो सरकारी नौकरी करती है। इसमें चपरासी से लेके मुख्य सचिव तक सब लोग शामिल है। देखिए समाज कैसे है, 2% ही सरकारी नौकरी है और 40 वर्ष से समाज का हर भाग लड़ रहा है कि हमको ज्यादा आरक्षण मिल जाए। हम आपको कह रहे भाई तुम 100% आरक्षण ले लो, तो भी तो 98% को सरकारी नौकरी मिलना ही नहीं है किसी भी हालत में। देश में औसतन 3% लोग ही सरकारी नौकरी कर सकते हैं। तो 97%, 98% आदमी को तो सरकारी नौकरी है ये नहीं है। अब पूरा समाज लड़ रहा है कि इस 2% में हमको कितना मिल जाए, कितना मिल जाए कि हम आगे बढ़ जाएं। इसीलिए पीछे है। प्रशांत किशोर तो नहीं सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आप तो टीचर, आप सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपना जीवन बेहतर चला रहे हैं। और जो सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो एक ही छोटा दरवाजा है, उससे निकलने वाले 1 लाख लोग हैं, तो 90,000 आदमी तो पिसा के मरना ही है, कुछ आदमी निकल पाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पलायन के। दूसरी बात हम लोग समझते हैं चीनी मिल चालू हो जाएगा, कोई बड़ा उद्योगपति आके व्यापार शुरू कर देगा तो बेरोजगारी दूर होगा, नहीं होगा। एक चीनी मिल कोई लगा दे, 10,000 करोड़ रुपया लगा दे, उससे कितना आदमी को रोजगार मिलेगा? 2,000, 5,000, 10,000 आदमी। यहाँ 13 करोड़ आदमी है। तो जो हम लोग इसका उपाय बता रहे हैं, दुनिया भर में स्वरोजगार ही एक उपाय है। स्वरोजगार के लिए क्या चाहिए? स्वरोजगार के लिए सबसे बड़ी जो परेशानी है बिहार में है वो पूंजी की अनुपलब्धता, कैपिटल नहीं है। आपको पैसा हो तो कुछ नहीं कीजिएगा, 4 गो गाय भैंस रख लीजिएगा, 2 गाड़ियां चलवा लीजिएगा, दुकानें खोल लीजिएगा। यहां लोगों के पास पूंजी नहीं है। पूंजी क्यों नहीं है? क्योंकि पूंजी के 2 ही स्रोत हैं। एक पूंजी है जो आप कमाते हैं, खर्चा के बाद जो बच गया वो आपका पूंजी है, और दूसरा पूंजी है बोरोड कैपिटल, जो आप बैंकों से लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं। आप 20,000 रुपया खर्चा के बाद बचाए, फिर आपको घर बनाने का मन हुआ या मोटरसाइकिल गाड़ी खरीदने का मन हुआ, तो 20,000 रुपया दिए, 1 लाख 1.5 लाख लोन लिए, गाड़ी खरीद लिए। फिर उस कैपिटल को धीरे धीरे आप कमाकर वापस करते हैं। बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या है, वी आर कैपिटल स्टार्व्ड सोसाइटी, मतलब यहां पूंजी नहीं है लोगों के पास। पूंजी इसलिए नहीं है क्योंकि पर कैपिटा इनकम यहां पर 30,000 रुपए से कम है। मतलब 100 में 80 आदमी बिहार में 100 रुपया भी डेली नहीं कमाता है। तुरंत आदमी पूछता है ऐसा कैसे, हम तो अपना मजदूर को 600 रुपया देते हैं, 300 देते हैं। अगर आप मजदूर को 300 रुपए देते हैं तो उस मजदूर के घर में 5 आदमी है, तो उसको प्रति व्यक्ति 60 रुपया हुआ। अब वो भी उसको मजदूरी 30 दिन नहीं मिला, 15 दिन मिला, तो 30 ही रुपया उसको प्रति व्यक्ति पड़ा।
तो बिहार में सरकारी आंकड़ा बताता है कि 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया नहीं कमाता है। तो जो कमा रहा है उसका 90% से ज्यादा उसके खाने में, पेट भरने में ही चला जा रहा है। तो पूंजी उसके पास आएगा कहां? दूसरा जो पूंजी का स्रोत है बैंकों से, जो बात हम लोग नहीं बता रहे हैं, बिहार के नजरिए से नया है कि पूंजी का जो दूसरा स्रोत है वो बैंकों से मिलने वाला लोन है। वहां पर उसका मेजरमेंट होता है, एक आंकड़ा है जिसको कहते हैं सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। मतलब समाज के तौर पर सब लोग मिलकर कितना रुपया हम लोग बैंक में डाले और बैंकों ने कितना पैसा लोन के तौर पर आपको वापस किया। आपको मतलब व्यक्ति को नहीं, समाज के स्तर पर। देश में यह कानून है कि मोटे तौर पर बैंकों को 70 से 75% पैसा वापस करना है। घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए, खेती करने के लिए। तो देश में आरबीआई इसको फॉलो करता है और आपने वेबसाइट पर जाइएगा आरबीआई के, तो आपको दिखेगा कि पिछले 15 दिन में देश का सीडी रेशियो क्या था। अभी 74 है। मतलब पूरे देश में जितने बैंक है उसमें जितना रुपया जमा किया गया, अगर 100 रुपया जमा किया तो बैंकों ने 74 रुपया ऋण के तौर पर समाज को वापस किया। बिहार में सीडी रेशियो कितना है? 40%। इसका नतीजा क्या है? पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार की गरीब जनता ने, सब लोग, आपने, हमने मिलकर बिहार के बैंकों में जमा किया 4,21,000 करोड़ रुपया। जितना बैंक आप देख रहे हैं बिहार में, इसमें टोटल पैसा जमा हुआ 4,21,000 करोड़ रुपया। ये टाटा बिरला का रुपया नहीं है, ये बिहार के गरीब जनता का पैसा है। और ऋण के तौर पर पैसा कितना मिलना चाहिए था बिहार को? 2,80,000 करोड़ रुपया। मिला कितना? 1,61,000 करोड़ रुपया। बाकी पैसा कहां गया? बाकी पैसा बैंकों ने बिहार से ट्रांसफर कर दिया गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में। वहां पर सीडी रेशियो कितना है? 90, 95, 105, 110। तो यहां का पैसा 1990 से लेकर पिछले बरस तक जाकर जोड़िएगा आरबीआई के वेबसाइट पर, तो करीब करीब 26 लाख करोड़ रुपया, 26 लाख करोड़ रुपया बिहार से आपके हमारे पैसे को बैंकों ने ट्रांसफर कर दिया दूसरे राज्यों में। यही वजह है कि अगर आप पैसे वाले भी हैं, बेतिया में रहते हैं, अगर आपको दिल्ली में घर खरीदना है, नोएडा में, आपको नोएडा में लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको बैरिया के अपने गांव में घर बनाना है तो लोन मिलने में तकलीफ आएगी, क्योंकि बैंक यहां क्रेडिट नहीं एक्सटेंड कर रहे हैं। अगर ये 26 लाख करोड़ रुपया बिहार में रहता तो आप अंदाजा, किसी भी जाति के पास रहता, तो यादव जी के पास रहता, कि अति पिछड़ा के पास रहता, कि दलित के पास रहता, किसी के पास रहता, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने ज्यादा लोग गाड़ी खरीदते, कितने ज्यादा लोग घर अपना बड़ा बनाते, कितने लोग अपना खेती में नया व्यापार, नया चीज शुरू कर लेते। आप लोग यहाँ आए हैं, ज्यादातर लोग गाड़ी से आए हैं। इसका असर समझिए। अगर आपको गाड़ी का लोन न मिले तो कितने लोग हैं जो गाड़ी से आए हो, गाड़ी खरीद कर आए होते। कोई ऐसा आदमी यहां नहीं बैठा होगा जो गाड़ी बिना लोन के खरीदा है, मोटरसाइकिल बिना लोन के खरीदे। लोन की ये कैपिटलिस्ट सिस्टम का तरीका है। लोन अगर आपको न मिले तो जो गाड़ी आप बढ़ी हुई देख रहे हैं, क्यों गाड़ी बढ़ गया है बिहार में? इसलिए बढ़ा है क्योंकि लोन मिल रहा है। पहले लोन नहीं मिलता था तो पूरा पूरा शहर में 4-5 गो गाड़ी था। अब 20-50 हजार रुपए देते हैं, गाड़ी आप फाइनेंस करा के ले आते हैं। तो हम लोग जो कह रहे हैं कि बिहार में पलायन रोकना है तो सबसे पहले पूंजी का पलायन रोकना है। जब पूंजी का पलायन रुकेगा तो जो समझदार बुद्धिमान लोग हैं उस पूंजी का इस्तेमाल करके कोई ना कोई रोजी रोजगार शुरू करेंगे। तो जब पूंजी का पलायन रुकेगा तो बुद्धि का पलायन रुकेगा, बुद्धि का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। अगर आप घर बना रहे हैं 4 कमरे का, कल अगर 10 कमरे का बनाएंगे तो उसमें ज्यादा प्लम्बर लगेगा, उसमें कोई फॉल सीलिंग बनाने वाला लगेगा, उसमें कारपेंटर को जॉब मिलेगा, उसमें इलेक्ट्रीशियन को जॉब मिलेगा। तो जो लड़का इलेक्ट्रीशियन के तौर पर नोएडा में काम कर रहा है वो बेतिया में काम करने लगेगा। अब आप कहेंगे कैसे सुधरेगा?
तो बैंकों के पास ये फ्रीडम नहीं है कि मन होगा तो पैसा दिए, मन हुआ तो नहीं दिए। देश के स्तर पर प्रधानमंत्री के चेयरमैनशिप में कमेटी है जो हर 15 दिन पर इसका रिव्यू करती है कि सीडी रेशियो मेंटेन है कि नहीं, और राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कमेटी होती है जो इसको देखती है। लेकिन जैसे बिहार में सीओ, बीडीओ, डॉक्टर, इंजीनियर, दरोगा नहीं सुन रहा है नीतीश कुमार का बात, वैसे बिहार में बैंकर भी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो जन स्वराज की ये सोच है कि अगर आप बैंकर्स के साथ मिलकर काम करेंगे तो ये बहुत बड़े स्तर पर करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा तुरंत, मतलब 6 महीने के अंदर बिहार में एक्स्ट्रा, ये बजट का पैसा नहीं है, ये पैसा बिहारियों का है। और ये पैसा जब लोगों के पास चैनलाइज होगा, उससे कंजम्पशन बढ़ेगा, उससे लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, छोटे मोटे रोजी रोजगार बढ़ेंगे। वो जब होगा तो अपने आप पलायन को रोका जा सकता है। दूसरी बात जो कही जा रही है, पलायन रोकने का दूसरा जो लीवर है वो है मनरेगा से कृषि को जोड़ने के लिए। यहां इतनी गरीबी है लेकिन खेती में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहा है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि जो मनरेगा का पैसा आ रहा है वो पैसा कंप्लीट चोरी हो रहा है, कोई काम हो नहीं रहा है। हम लोग कह रहे हैं कि जो आदमी भी कृषक है, खेती करता है, अगर वो नगदी की खेती करने लगे, कंडीशन लगा दिया जाए कि तुम धान गेहूं नहीं, मसाला उगाओ, लहसुन उगाओ, प्याज लगाओ, सब्जी लगाओ, तो तुमको मजदूर मुफ्त में दिया जाएगा। और जो मनरेगा से 10,000 8,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से आ रहा है, उसी मजदूर को किसानों को अलॉट कर दिया जाए तो मनरेगा का चोरी भी बंद हो जाएगा। अगर आप किसान हैं तो आप उस मजदूर से काम भी कराइएगा और उस मजदूर को डायरेक्ट पेमेंट भी सरकार करेगी। तो इससे भी कृषि के क्षेत्र में 10 लाख से ज्यादा लोगों को यहीं पर मजदूरी करने के लिए रोका जा सकता है। तो अगर ये 2 काम किया जाए कि लोगों को पूंजी उपलब्ध करा दिया जाए सरकारी गारंटी पर और मनरेगा को कृषि से जोड़ दिया जाए, तो जो मॉडलिंग है यहाँ की, बड़े बड़े दुनिया के जो विशेषज्ञ हैं, जो हम लोग के साथ कुछ लोग उसमें से काम कर रहे हैं, 1 साल के अंदर 50 लाख से ज्यादा लोगों को यहाँ 10, 12, 15 हजार की नौकरी रोजी रोजगार के लिए एब्जॉर्ब किया जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक करीब करीब 25 से 35 लाख लोग ऐसे हैं जो मजबूरी में यहां से मजदूरी करने बाहर गए हैं। स्वेच्छा से जाने के लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जो समझते हैं कि हम बाहर नहीं जाएंगे तो हमारा बाल बच्चा खाए बगैर मर जाएगा, उसकी संख्या 25 से 35 लाख है। तो इन 2 प्रयास से बिल्कुल साल भर में पलायन को रिवर्स किया जा सकता है, रोका जा सकता है। इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है, एकदम प्रूवन मॉडल है, इसको किया जा सकता है। अन्य राज्यों ने किया है, ऐसा थोड़ी है कि तमिलनाडु में गरीबी नहीं है, गुजरात में कोई मजदूर नहीं है, लेकिन गुजरात से कोई बॉम्बे मजदूरी करने नहीं जाता है। आप में से कुछ लोग शिवसेना अगर आपने शिवसेना को पढ़ा होगा, जो आप लोग सुनते हैं कि बॉम्बे में बिहारियों को गाली दिया, शिवसेना वाला करता था पहले, आपको ध्यान नहीं होगा, बाला साहब ठाकरे ने जब शिवसेना की शुरुआत की तो उस शुरुआत का एक मुख्य मुद्दा था कि मद्रासियों को, जो बॉम्बे में काम करते थे, जैसे अभी बिहारी काम करते हैं, उस जमाने में मद्रासी लोग काम करते थे, मतलब तमिलनाडु के लोग, उनको वहां के होटल से बेरा वेरा का काम करते थे, टैक्सी चलाते थे कि इनको भगाओ, महाराष्ट्रियंस को काम दो। आज स्थिति क्या है? पूरे बॉम्बे में कोई तमिलनाडु का आदमी बेहरा नहीं है, कोई टैक्सी नहीं चला रहा है, कोई लुंगी वाला धोती वाला नहीं है। लुंगी वालों को भगाने के लिए शिवसेना का आंदोलन हुआ था। आज स्थिति है कि बॉम्बे का आदमी जाकर तमिलनाडु में काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इसको बदला नहीं जा सकता है, राज्यों ने इसको बदल कर दिखाया है, बिहार में भी इसको बिल्कुल बदला जा सकता है। जरूरत है कि जो एविडेंस पूरे दुनिया में, देश में है, उसका इस्तेमाल किया जाए। अब आप कहिए भाई आप ही को काहे ज्ञान आया है? हमको ज्ञान नहीं आया है। आप बिहार के फिनांस मिनिस्टर को कभी अगर मौका लग जाए तो उनसे जाकर पूछिए कि भैया सीडी रेशियो क्या है। आप लोग कुछ पत्रकार लोग भी बैठे हैं, आपने भी कभी जीवन में ये सवाल पूछा हो
तो नहीं पूछा तो अब पूछिए कि प्रशांत किशोर पागल हो गया है, कह रहा है 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का ट्रांसफर हो गया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो कहेगा क्या ये होता है भैया, ये तो हमको पता नहीं है, ये कहां से आ गया नया आंकड़ा प्रशांत, ये कौन सी बात है? आपने कभी सुना है सीडी रेशियो का बात बिहार में? कोई नेता बोला हो, कोई बोलता ही नहीं है, ना उसको समझ है ना वो समझना चाहता है। समझ नहीं होना कोई खराबी नहीं है, वो समझना भी नहीं चाहता है। वही बजट आया, वही धोती, वही 5 किलो अनाज, वही नाली गली, 200-400 रुपया का पेंशन, और उसी पर जीवन चलता रहे। हम लोग भी उसी में आदी हो गए हैं। तो यही 2 सवाल हमको अलग लगा, जाति वाली बात बता दी। आपने कहा कि गांधी की तरह आप कुछ प्रयास नहीं कर रहे, तो पहली बात तो हम गांधी हैं नहीं। गांधी गांधी थे। गांधी के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना वो भी बहुत बड़ी बात है। गांधी के पद चिन्हों पर चलने की कुपत भी हम में नहीं है। हम लोग तो थोड़ा बहुत कोई जो बात उन्होंने बताई उससे कुछ बात शामिल करके कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हम गांधी के पद चिन्ह पर चल रहे हैं। उसके लिए तो बहुत बड़ा कैरेक्टर चाहिए। ये सब सदियों में 1-2 आदमी कोई पैदा होता है, रोज रोज गांधी पैदा हो जाएंगे, ऐसा कभी संभव है? पूरा दुनिया में, बिहार और देश का बातें छोड़िए, पूरा दुनिया में एक गांधी न पैदा हुए भाई। तो हम उनके पदचिन्ह पर चलने की काबिलियत रखते हैं ऐसा दावा नहीं करते हैं। प्रयास है कि जो बातें उन लोगों ने बताई, बाबा साहब ने बताई, जो गांधी जी ने बताई, उनकी ज्यादातर चीजों को, कुछ चीजों को शामिल करें। आपने कहा कि आप देख रहे हैं समस्या, उसको सुलझाने का प्रयास नहीं कर रहे। तो बिहार में सबसे बड़ी समस्या क्या है? पलायन है। मैं ऐसा समझता हूं कि सबसे बड़ा अगर कोई अभिशाप है बिहार में तो 2 ही चीज है, पलायन और अशिक्षा। तो शिक्षा के लिए तो अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन पलायन के लिए लोगों को, आप आइए बिहार में, पटना में हमने आश्रम खोला है। बिहार सत्याग्रह आश्रम में 1 लाख बच्चों को चुनाव से पहले, चुनाव के बाद नहीं, जीतने हारने के बाद नहीं, 1 लाख बच्चों को जन सुराज अपने खर्चे पर आवासीय प्रशिक्षण दे रहा है। और उन साथ साथ ये भी कह रहा है कि 5 दिन प्रशिक्षण लोगे तो तुमको 2000 से लेके 10-15 हजार रुपया कमाने का गारंटी भी जन सुराज दे रहा है। हम लोग दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं। आप आइए, रोज वीडियो जारी हो रहा है वहां से। आज भी अभी जाइएगा तो वहां कम से कम 500-700 बच्चे उस आश्रम में रह रहे हैं, जहां से हम उठ के आए हैं आज, वहीं पर हम रहते हैं। और इस चीज को किया जा रहा है। यहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग देके, प्रशिक्षण देकर 5000, 7000, 10,000 रुपया घर बैठे मोबाइल के जरिए वो कैसे कमा सकते हैं, इस चीज को किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हम ज्यादा कुछ नहीं करते क्योंकि हमारे पास उसका सॉल्यूशन है नहीं। शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधार दीजिएगा? गांधी जी का अपना तरीका था, और गांधी जी की परिस्थिति इसलिए थी कि उस समय उनके पास सरकार नहीं थी। अगर हमको मालूम है कि हम सरकार में आ ही नहीं सकते हैं तो हम यही सामाजिक प्रयास करेंगे। गांधी जी को मालूम था कि भाई अंग्रेजों की सरकार है, तो अगर हमको शिक्षा सुधारना है तो हम ही को स्कूल खुलवाना है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर इस साल सरकार बन जाए तो पूरी स्कूल व्यवस्था को, शिक्षा को सुधारा जा सकता है। तो हम पर है कि हम अपना 10 घंटा 4 को स्कूल चलाने में लगाएं, कि उस व्यवस्था को बनाने में लगाएं जिसमें 4 लाख स्कूल को एक साथ बदला जा सकता है। तो इसीलिए छोटी मोटी चीजों में बहुत ज्यादा नहीं पड़ते हैं कि गांव में नाली बनवा दीजिए, इनको हॉस्पिटल में एडमिशन करा दीजिए, ये सब काम नहीं करते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो न लगे, क्योंकि काम करने की सीमा है, सबके पास 12 घंटा ही है, उसमें आप क्या कर सकते हैं। लेकिन पलायन पर पुख्ता वो मॉडल निकाले हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं कि बिहार के किसी बच्चे को 5, 6, 7, 8 हजार रुपया के लिए न किसी डिग्री की जरूरत है, न कहीं परीक्षा देने की जरूरत है, न बाहर जाने की जरूरत है। आपको भी लगता है कि हम ऐसे हवा में बोल रहे हैं, तो आइए 5 दिन का प्रशिक्षण लीजिए, 6वें दिन से आपके भी अकाउंट में पैसा आने लगेगा। बस बात खत्म, इसके अलावा और कुछ तो है नहीं। आप भी गांव में किसी को जानते होंगे, किसी गरीब आदमी को, 12वीं पास लड़का है, उसके पास स्मार्टफोन है, तो उसको भेज दीजिए, आने जाने का भाड़ा भी देंगे। बेतिया से पटना आने जाने का उसको ट्रेन का, बस का भाड़ा भी देंगे। 5 दिन रहना खाना
का व्यवस्था भी करेंगे। मच्छर काटेगा क्योंकि नीतीश कुमार के पटना में मच्छर बहुत है, उसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन उसको आने जाने का भाड़ा भी देंगे। 5 दिन उसका मुफ्त आवासीय प्रशिक्षण भी कराएंगे और 6वें 11 दिन बाद, मतलब 5 दिन का प्रशिक्षण और उसके 11 दिन और जोड़ लीजिए, 16वें दिन उसके अकाउंट में पैसा भी पहुंच जाएगा चुनाव से पहले। और इसको टेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि अगर 1 लाख बच्चों को ट्रेन कर दिया तो इसी मॉडल को जब सरकार बनेगी तो हर गांव, हर प्रखंड में कम से कम इसी तरह का सेंटर लगाकर लोगों को ट्रेनिंग दी जा सकती है, किया जा सकता है। मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। YouTube के जरिए इतना पैसा आप कमा सकते हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए इतना पैसा आप कमा सकते हैं। जो YouTube चलाता है वो क्या बेचता है? वो चीनी का फैक्ट्री चला रहा है। YouTube जो YouTube का मालिक है वो टाटा, बिरला, अंबानी सबको एक के बार खरीद सकता है। वो क्या बेच रहा है? वो क्या बेच रहा है? वो कपड़ा नहीं बेच रहा है, सीमेंट छड़ नहीं बेच रहा है, मिठाई नहीं बेच रहा है, समोसा का दुकान नहीं खोला है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना पैसा लोग कमा रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये काम किया जा सकता है। उसका टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, पायलट कर रहे हैं और 1 लाख बच्चों को नौकरी देकर, मतलब नौकरी तो नहीं लेकिन उनको अपने पैर पर 5, 7, 8, 10 हजार रुपए कमाने की व्यवस्था बनाकर आपको चुनाव से पहले दिखा देंगे। ठीक है भैया, अब सवाल वाल खत्म हो गया। भूख भी लग रहा होगा लोगों को, घर भी जाना है, आधा लोग अंगुआ भी रहे होंगे, आप लोग आए, बात सुने। ठीक है, बात तो सब हो गया। इसके बाद आदमी कहता अच्छा हम आपका, बहुत जो प्रभावित भी हो जाता कहता हम मदद कैसे करें। तो भैया मदद करने के लिए कुदाल नहीं चलाना है। हम यहाँ भौंक रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपसे भी आग्रह यही है कि अगर आपको लगता है कि ये प्रयास ठीक है तो 10 आदमी को आप भी समझाइए, उसी से बात बढ़ेगी, वरना ऐसे ही चर्चा चलती रहेगी, कोई सुधार होगा नहीं। यहाँ बैठे हुए अगर 200 आदमी हैं, आप 10-10 आदमी का भी जिम्मा ले लीजिएगा तो 2000 आदमी जन सुराज से जुड़ जाएगा। कहना आसान है लेकिन करता कोई नहीं है। बात सुने, घरे गए, बात तो बढ़िया कह रहा है प्रशांत किशोर, लेकिन होगा तब ना, चलिए देखा जाएगा। 80% आदमी जाके यही कहने वाला है ना। बात पहले तो कन्विंस नहीं थे, लेकिन बात तो सुने तो बात तो बढ़िया कह रहा है आदमी, लेकिन बिहार में होगा थोड़े। अच्छा चलिए देखते हैं क्या होगा। फिर चदर तान के दाल भात चोखा